और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.03 बिलियन डॉलर बढ़ा है। India's foreign exchange reserves are nearing an all-time high after rising for the fourth straight week. The Reserve Bank of India's data shows that forex reserves have hit $642.49 billion. कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 17 करोड़ 42 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ 48 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर एक बार फिर 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। 6 दिन आएंगे उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से आप इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर। आज की रिपोर्ट के मुताबिक कि हिंदुस्तान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर चाइना को भी बीट कर दिया है। हम कहाँ आ रहे हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमारा कोई नामो निशाना है? नहीं, ये बात आपने सही कही है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है। हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है, फॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले एलीट कल्चर को खत्म किया जाए। जय हिंद दोस्तों, अभी आज से लगभग 20-25 दिन पहले जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व था, मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, लगभग 636 बिलियन US डॉलर के आसपास था। लेकिन दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर में ही भारत का फॉरेक्स 4-5 बिलियन US डॉलर और बढ़ के 640 से 42 बिलियन US डॉलर हो चुका है। यह बढ़ोतरी अदर देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है और अगर इसी तरीके से भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बढ़ोतरी चलती रहती है तो एक्सपर्ट्स ये आइडिया लगा रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन भी टच कर सकता है। 1 ट्रिलियन मतलब कि ये है कि 1000 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर सकता है 2 सालों में, अगर इसी स्पीड से भारत की फॉरेक्स रिजर्व बढ़ती रहे। उसको फॉरेक्स इन द सेंस ये होता है कि किसी देश के पास US डॉलर में कितनी करेंसी या चाइनीज़, जैपनीज़ और दुनिया की जितनी करेंसीज है उसका कितना भंडार उपस्थित है। और अभी तो जो है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत 4थे नंबर पे, और अगर इसी तरीके से भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहा तो आने वाले 3 सालों में भारत स्विट्जरलैंड को क्रॉस करके तीसरा सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला देश भी बन सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। करंटली हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है जिस स्पीड से हमारी फॉरेक्स रिजर्व और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। पाकिस्तानी इसको देख के जले हुए हैं। आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में 4था मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। जबरदस्त। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज़्यादा डॉलर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर IMF से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए, अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो ख़जाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेज़ी क्यों दिख रही है, कैसे उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मुल्क बेहतर हो रहा है बल्कि डॉलर्स के भी भंडार उनके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। सर क्या है कि ना वहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना वो सब मिलजुल कर चलते हैं, वहाँ पर एक यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं पॉलिटिशियंस की यूनिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर ये है ना कि हर एक पॉलिटिशियन होता है वो एक दूसरे की टांग खींचने को लगा। वहाँ पे भी
बड़ी खींचते हैं ना वहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक ही वोटिंग है, वहाँ पर एक ही मोदी है, ठीक है, वहाँ पर एक ही बंदे ने मोदी का वोट देना है। आप देख रही हैं कंटिन्यूसली मोदी जीता है, मोदी जीता रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, सभी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल, तराजू भी है सराजुल हक, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात आ रही हैं और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई कहता है कि भाई दाल लग जाएगा तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, हम लेंगे, तो ऐसे नहीं मुल्क चलता, ठीक है ना। जो चाइना है दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन है, जापान है, अब इंडिया है, तो पाकिस्तान भी आ सकता है कहीं ना कहीं अगर वो अपनी माशी हालात सही कर ले। क्या कहते हैं इंडियंस जब बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक टू दैट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों को, तो वो ही बोल रहे होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा था। इट मीन्स कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया, बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। अमेरिकन्स जस्ट डोंट लुक थिंग्स पॉलिटिकली, they are looking things economically, they are looking it strategically. They do understand the importance of India in the region. And then there is a race in the West, and that race is that who will be more closer with India. And on this, there is a sort of a crisis or confusion, or that we are compromising ourselves. We are compromising the very values we have been catering, propagating, promoting. When we talk on democracy, human rights, हम वो values के ऊपर compromise कर रहे हैं, but हम इंडिया के साथ relation चाहते हैं। So Indians को ये चीज़ ये यूरोप और अमेरिका में है। I once met someone in Europe, he was an official, तो we had a conversation on India, तो उन्होंने मुझे बताया कि basically we are investing in patience when we are dealing with India, because India is doing so much what these liberal democracies are not doing. But जब इंडिया कहता है कि when India meets with the Western leaders, they call them as fallow democracies. वो कहते हैं we are fallow democracies and the fallow democracies do not interfere. वो कहते हैं हम जमहूरियत हमारे मामला में इंटरफेयर ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि yes we are a fallow democracy, but the norms and the values and the very culture and the tradition of the politics which the democracy should have is not that much visible. उनको वो इस एंगल में इसको लेके चलते हैं। बहरहाल ये चीज़ जो है इट इज़ देयर, इसमें देखते हैं कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन पीएम मोदी की ये जो गारंटी है वाली स्टोरी है और उनका जो एजेंडा है और जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ देयर। आप उसको कहें जी हिंदुत्व कह लें, जो मर्जी कह लो, नरेंद्र मोदी इज़ कमिंग एंड ही इज़ कमिंग मे बी विद अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है ना जी। देखिए हमारे पास यूथ है, हमारे मुल्क में बुजुर्ग इतने नहीं हैं, नौजवान। जिस मुल्क के पास यूथ जैसी पावर हो और वो मुल्क मांग के मुल्क चलाए, वो उसके हुक्मरान मांग के पैसे लाएं, कैसा फील कर रहे हैं कि अवाम भी है, नौजवान भी हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। ये सवाल मैं आपसे करूँगी। मैं जवाब ही नहीं दे सकता। आप जवाब ही नहीं दे सकते। हाँ देखिए हमारे क्या है कि ना हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती। जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है ना कि बाहर अमेरिका से उन्होंने कर्ज ले लिया, IMF से कर्ज ले लिया। हमारी जो यूथ है वो इस गवारा नहीं करती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं गवारा करते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। ठीक है, और हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम तक लेकर जाना है, यानी कि इस मुकाम तक लेकर जाना है। ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक हम पहुँचाना चाहते हैं। हम स्टडी या क्वालिफिकेशन किस लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 10 सालों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसका रीज़न सबसे पहला तो ये रहा कि हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत ज़बरदस्त रही। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये रहा है इसका कि भाई सरकार ने ध्यान भी दिया कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है। हमारी जो है जनसंख्या तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व की जो रैंकिंग थी आज से 9-10 साल पहले 20 में 25 पे घूम रही थी। पिछले 10 सालों में लगभग 200% से भी ज़्यादा भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आज दुनिया में आर्थिक पावर के रूप में भारत का एक नाम इसीलिए स्थापित है क्योंकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है दुनिया में चौथे नंबर पे। अब तो $640 बिलियन हो चुके। $640 बिलियन कितना है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पूरे पाकिस्तान को जो अर्थव्यवस्था है, पूरा पाकिस्तान जो 1 साल तक चलता है, ठीक है, ये उसी के लिए जो IMF से लोन लेते हैं वो है इनका $6 से $7 बिलियन। ठीक है, $6 से $7 बिलियन के लिए IMF के तलवे चार्ट कितनी बार पाकिस्तान को भारत खरीद सकता है। $640 बिलियन। $40 बिलियन में ही तो हम इनको 10-12 बार खरीद। 640 बिलियन। खैर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं जस्ट अ फैक्ट बता रहा हूँ। अब कुछ भाई लोग कहेंगे कि यार हम तो चाइना से बहुत पीछे हैं, चाइना का तो फॉरेक्स रिजर्व ट्रिलियन में है,
तो भाई चाइना, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं इसीलिए मैं फिर से बता देता हूँ, चाइना से कंपैरिजन पता है भारत की क्यों नहीं? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत में एक बिल बनाना हो, भारत में एक निर्णय लेना हो, तो उसको करोड़ों लोग विरोध करने भी आ जाते हैं, ठीक है। रोड जाम हो जाता है, सड़क जाम हो जाता है, रेलवे जाम हो जाता है, ठीक है। सरकारी तंत्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन भाई अगर चाइना में एक बार गवर्नमेंट का जो डिसीजन आ गया, उसके खिलाफ अगर तुमने एक उंगली भी उठा दी, अगले दिन पूरा का पूरा परिवार गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चाइना में सरकार को गाली नहीं होता, चाइना में बिल पास करने के लिए इतने साल नहीं लगते। आज जिनपिंग का मन का बिल पास करो, चुटकी बजाते बिल पास, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इसलिए चाइना और भारत का कंपैरिजन नहीं हो सकता।